बेटे वकार, आपका कैमरा ऑन है, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिएगा। बेटे ये कुछ बच्चे हैं जिनका माइक अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ ना, आप लोगों को यकीनन मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी। तो ये अरीवा रानी, हशाम, ताहा, वकार अली, बेटे आप लोगों को माइक ऑन करने अगर मोबाइल से, तो मैं एक वीडियो सेंड कर दूंगा, आप लोग ग्रुप पे चेक करें। बेटे जिन लोगों का माइक ऑन है उन लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, जरा वो मुझे जवाब दे सकते हैं, बट मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को किसी भी मामले में आवाज में इशू आ रहा हो तो भी मुझे बता दिएगा, ठीक है, बट मैसेज कीजिएगा। हाँ जी, जूम यूजर के नाम से जो भी है भाई, आप अपना नाम जरूर सेट कीजिएगा। ये लेनोवो के नाम से जो आए हैं वो भी अपना नाम जरूर सेट करें, ताकि पता चले बेटे कि कौन आया और कौन नहीं। 5-10 मिनट हमें इसी में निकल जाएंगे। जो आवाज सुन रहे हैं मेरी बेटे, अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक एवोगैड्रोस लॉ पढ़ लिया था या हमें पढ़ना है। ठीक है बेटे, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया था, इसका मतलब आज हमारा एवोगैड्रोस लॉ होगा। एवोगैड्रोस लॉ के बाद फिर हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दूसरे वाली भी बात आ रही है।
आवाज नहीं आ रही? ऐसे आप बोलते हैं। साकिब साहब आपने हाथ उठाया है, आपका कोई सवाल है? अरीबा, लिनोवो, मोहम्मद हशाम, मोहम्मद ताहा और रमीज। बेटे आप लोगों का माइक का इशू आ रहा है, मैं आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ किस तरीके से माइक ऑन होगा। सलाम सर जी, आप समझाएंगे ना एवरग्रेड लो? हेलो बेटे सर, हेडिंग साकिब हेलो साहब, सर हेडिंग डाल ली, हेडिंग डाल ली। बेटे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, माइक कोई ऑन नहीं करेगा, ठीक है? माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा, कोई भी काम, कोई भी बात करनी है मैसेज करो, क्योंकि आप माइक ऑन करोगे ना सब डिस्टर्ब होंगे। अरे बेटे अपना माइक बंद करें। अच्छा बेटे, हमारा कल का टॉपिक था, लास्ट क्लास जो हमने टॉपिक पढ़ना था वो था हमारा एवोगैड्रोस लॉ में। अब आपने ना सिर्फ सुनना है, ठीक है? इंशाल्लाह आपको जब मैं बोलूँगा बेटे लिख लें तो आप लिख लिएगा, मैं आपको 2 मिनट दूंगा लिखने के लिए, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ। ये एवोगैड्रोस लॉ वाली जो बात है ना, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाई है। चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाई थी जब हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे ना, तब हमने जो है वो ये डिस्कस की थी बात, बट मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा ये बात ताकि आपके जहन में आ जाए। तो जो एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ हमारे पास क्या कहता है? एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मोल्स की। ये बात हम कैसे लिखेंगे भाई? हमने बात की थी लास्ट टाइम कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भाई कि जितना वॉल्यूम होगा उतने ही क्या होंगे? मोल्स होंगे। अच्छा, अब हमने बात जो समझनी है वो क्या है? बात हमें ये समझनी है भाई कि ये लॉ आया, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक इक्वेशन बताई, मैं इक्वेशन हमेशा एक ही लिखता हूँ कि CH4 प्लस 2O2 बनाता है CO2 प्लस 2H2O।
अब हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो देखिए मेरे पास ये हाइलाइटर है, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा कि 1 मोल CH4 का और 2 मोल O2 के जब मिलते हैं तो बनाते हैं 1 मोल CO2 का और 2 मोल H2O के। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर हमें मोल पता है, हमने बात करी कि मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या मामला होगा भाई? वॉल्यूम का मामला ये होगा कि मैं मोल की जगह पे इसकी जगह क्या लिख दूंगा भाई? मैं लिख दूंगा 1 dm³ ठीक है जी, क्या लिख दूंगा मैं? 1 dm³। तो 1 dm³ ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 dm³ ऑफ O2। क्यों लिखी मैंने ये बात? क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो जितने मोल होंगे उतना ही वॉल्यूम होगा। इसी तरह से मैं आगे जाऊंगा तो प्रोड्यूस या गिव 1 dm³ ऑफ CO2 एंड 2 dm³ ऑफ H2O। तो अब हम बात करते हैं भाई कि ये लॉ स्टेटमेंट क्या है, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हम लिखते हैं जरा इस लॉ की। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी हसन भाई। हेलो। जी हसन भाई, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था मुदस्सिर भाई, इसके अंदर दो तीन बच्चे क्लासेस ऐसी ले रहे हैं जिनके मोबाइल के नाम से शो हो रहे हैं वो लेनोवो और वीवो। तो अटेंडेंस हम ले रहे हैं ना, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उन बच्चों का पता चले ना कौन बच्चे हैं वो। मैं इनको मैसेज कर देता हूँ, वो नाम भेज देंगे। जी ज़रा भेज दें नाम ताकि हम अटेंडेंस ले लें। सही है। जी 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 जी। हाँ जी, तो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी भाई? स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है ये कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास। मैं यहाँ लिखूंगा, आप अपने पास फटाफट कॉपी कर लोगे, ठीक है? आप हेडिंग बनाओगे आप किसकी? एवोगैड्रोस लॉ की अपने पास, ठीक है जी। हसन भाई, ग्रैंड प्राइम जो है वो असमतुल्ला है। स्टेटमेंट में यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, हेडिंग बनाओ एवोगैड्रोस लॉ की, स्टेटमेंट की हेडिंग बनाओ और अपने पास इसकी स्टेटमेंट लिखो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने पास कॉपी कर लो। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a gas is directly proportional to the number of moles at constant temperature and pressure। ये स्टेटमेंट होगी। बेटे जूम यूजर आपका जो भी नाम है बेटे नाम बता देना। आपको ये आवाज तो यकीनन आई गई होगी मेरी। आप माइक ऑन करके बता दें अगर आपको चैट नहीं मिल रही है, तो आप अपना नाम मुझे माइक ऑन करके बता दें बेटे कि आपका नाम क्या है। बेटे असमतुल्ला, एक बात बताओ कि बाकी जो तुम्हारे साथ के तीन जो हैं, सैफुल्ला है और शायद अब्दुल्ला है, वो भी साथ ही क्लास ले रहे हैं या वो अलग अलग आए होंगे, ताकि अटेंडेंस का मामला जो है ना वो भी हो जाए। नहीं, वो अलग अलग होंगे। अलग अलग है, ठीक है। जी जी।
हाँ जी, स्टेटमेंट लिख ली होगी आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको हम लिखते किस तरीके से हैं, हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ हमारा एवोगैड्रोस लॉ क्या हुआ, मुकम्मल। फिर एवोगैड्रोस लॉ के अंदर एक और चीज जो हमें पढ़नी चाहिए वो है क्या, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है भाई, मोलर नाम से पता लग रहा है कि मोल की बात होगी, ठीक है जी। मोलर, मोल से आया वर्ड, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम होगा। तो इस बात को हम समझेंगे कैसे, हम समझेंगे इस बात को इस तरीके से भाई कि हमने इससे पहले भी बात करी थी कि एट एसटीपी, एसटीपी मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, एसटीपी कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मैंने आपको ये बात बताई थी, शायद बताई हो या नहीं भी बताई हो, तो अभी हम सुन लेते हैं एसटीपी का क्या मामला होता है, क्योंकि चैप्टर में ये बात डिस्कस हुई हुई हमारी कि एट एसटीपी 1 मोल इज इक्वल्स टू, एट एसटीपी 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 dm3। ठीक है जी, ये बात हुई थी हमारी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, ये बात हमारी कहाँ हुई थी, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर, कि 1 मोल बराबर है किसके, 22.4 dm3 के। तो मोलर वॉल्यूम की पेपर में डेफिनेशन आ जाती है कि भाई मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो मोलर वॉल्यूम की हेडिंग बनाओगे आप लोग, ठीक है भाई, मोलर वॉल्यूम की हेडिंग बनाओ और आप इसका लिखो स्टेटमेंट। तो इसकी स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग जो है वो यहाँ से कॉपी करोगे। 1 mole of any gas at STP occupies a fixed volume of 22.4 dm3 or 22400 centimeter cube is known as molar volume। ठीक है भाई, आप लोगों के पास मुझे उम्मीद है कि साफ सुथरा नजर आ रहा होगा। आज पहली क्लास है, इंशाल्लाह आदत हो जाएगी, बट आपको मुझे लग रहा है, ऐसा ही लग रहा होगा कि आप बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, बस मैं नजर नहीं आ रहा। अगर किसी को इन दो बातों में कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, ताकि फिर मैं अगले टॉपिक पे चला जाऊं। जी साकिब भाई, आपका क्या सवाल है? सर मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मैं भी दोबारा बताता हूँ मोलर वॉल्यूम क्या है भाई। तो मैंने कहा मोलर वॉल्यूम, अगर आपने चैप्टर 1 मुझसे पढ़ा होगा तो आपको शायद याद हो कि हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में ये बात की थी कि एक मोल के अंदर 22.4 dm3 होता है, बट कंडीशन होनी चाहिए क्या, STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो हमने इस बात को डिफाइन किया कि एक मोल में अगर, हाँ जी, ये एक तरह से रिवाइज ही हो रहा है आपका, क्योंकि मैं ये बात पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बट ये चैप्टर 1 में हमारा टॉपिक नहीं था, बट वो टॉपिक में पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ाई थी ये बात। हकीकत में ये चैप्टर 2 का टॉपिक है। तो एवोगैड्रोस लॉ में हमारे पास ये बात आती है मोलर वॉल्यूम की कि एक मोल के अंदर 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ एक फॉर्मूला बनाया था कि वॉल्यूम बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब
अब मुझे लगता है शायद आपको बात याद आई हो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है भाई, जनरल गैस इक्वेशन क्या है? मैंने इससे पहले भी आप लोगों को आइडियल गैस की एक डेफिनेशन लिखवाई थी। मैंने कहा था आइडियल गैस हम उसे कहते हैं जो सारे गैस लॉस को फॉलो करे और वो जनरल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करे। तो आज हम ड्राइव करते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, आप अपने पास हेडिंग बनाएंगे जनरल गैस इक्वेशन की, और जनरल गैस इक्वेशन के बाद हम और क्या कहते हैं, इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, इसे हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं और हम इसे आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। हम इसे ड्राइव कैसे करते हैं? तो ड्राइव करने से पहले हम जो है वो जनरल गैस इक्वेशन है क्या उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं आप लोगों को पहले पढ़ के बताता हूँ कि जनरल गैस इक्वेशन क्या है। जनरल गैस इक्वेशन, हमने जो 3 लॉ पढ़े, हमने 3 लॉ कौन कौन से पढ़े भाई? हमने पहला लॉ पढ़ा था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है भाई। फिर दूसरा लॉ हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अभी तीसरा लॉ पढ़ा हमने एवोगैड्रोस लॉ, वो है हमारा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी इन तीनों लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है भाई, इन तीनों लॉस के अंदर वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो इसी वजह से हमने इन तीनों लॉस को कंबाइन करके ना एक इक्वेशन बना ली। तो मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगी बात कि ये जनरल गैस इक्वेशन है क्या। जनरल गैस इक्वेशन है हमारे पास, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एन इक्वेशन which shows the relation between volume, temperature, pressure and number of moles of an ideal gas is called as general gas इक्वेशन। ठीक है भाई, अब आप लोगों को तो लिखने की भी टेंशन नहीं है, ना किसी को कोई स्पेलिंग का इशू होगा और ना ही कोई और इशू होगा। आपको सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है, अपने पास कॉपी करना है। अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन पे, तो हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे डेरिवेशन की। डेरिवेशन में जब हम आएंगे भाई, तो डेरिवेशन को आप जरा समझ लेना, फिर आराम से कॉपी करते रहना। ठीक है भाई, टाइम है अभी हमारे पास। तो दिस इक्वेशन इज फॉर्म्ड by combining gas loss। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा पहला लॉ क्या था। तो मैं लिखता हूं ना कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऐसा ही है ना बॉयल्स लॉ, यही था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है भाई। फिर दूसरा लॉ आया, यानी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
ऐसा ही है। और तीसरा लॉ हमारा आया अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन 2 का नाम भी तो दे दें, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है भाई। अब तीनों इक्वेशन में आप एक चीज देख सकते हैं कि ये तीनों जो इक्वेशन है हमारी, इन तीनों इक्वेशन में देखें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा ही है, तीनों में हमारे पास वॉल्यूम क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो जब तीनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो मैथ का एक रूल है कि अगर तीनों में एक चीज कॉमन हो ना, तो तीनों इक्वेशन को ना कंबाइन कर लो। ठीक है जी, तीनों में वॉल्यूम कॉमन है तो तीनों को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो हम जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, तो मैं यहाँ वर्डिंग लिखूंगा, यहाँ पर सॉरी नहीं, यहाँ वर्डिंग लिखूंगा मैं, बाय कंबाइनिंग above 3 relations we get। जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। अब जरा देखें कि वॉल्यूम तो कॉमन, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यानी जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम एक बार आ जाएगा और बाकी जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये जो तीनों चीजें ये और ये आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। अगर इसमें किसी को मसला है तो अभी पूछ लें फटाफट। किसी का सवाल नहीं आ रहा, इसका मतलब शायद किसी को कोई मसला नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस बात को लेकर। तो अब मुझे बात बताओ, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब तीनों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी ओवर पी, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई। बॉयल्स लॉ में क्या इशू है, बॉयल्स लॉ तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पढ़ा था, ये पढ़ा ही इसीलिए था ताकि हम अभी जो है वो डिस्कस कर लेना। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का क्या मामला था कि जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी एक दूसरे का उलट होगा। कोई एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था बॉयल्स लॉ। तो भाई मैंने इन तीनों को ऐसे कंबाइन करके लिख दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब प्रोपोर्शनलिटी का सब साइन हटाते हैं ना, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। अब जैसे हमने पीछे भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाए थे तो कांस्टेंट K आ रहा था, यहाँ जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा। तो जब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है R, फिर N, T और P एज इट इज। ऐसा ही है बेटे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आपकी मर्जी है, आप N पहले लिखो T पहले लिखो, मल्टीप्लाई करने में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो V इज इक्वल टू R N T ओवर P। ये R क्या है, ये R है क्या, ये R एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास। R हमारे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। वो कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया ना, हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया R। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन वापस लाऊंगा ये R चला जाएगा। तो ये R एक कांस्टेंट है जिसको भी हम डिफाइन करेंगे कि ये है कौन सा कांस्टेंट। तो हशाम भाई आपकी बात भी कर दी मैंने बेटे, ये R क्या है, ये R एक कांस्टेंट है ना, जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, जैसे बॉयल्स लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ऐसा ही है। और हमने क्या किया, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे इक्वल टू लाए थे और यहाँ हमने एक कांस्टेंट K लिखा था, K ओवर P। फिर यहाँ हमने इसको क्या था, PV इज इक्वल्स टू K, याद आया। तो जब वहां कांस्टेंट लाए थे तो वो K था, यहाँ कांस्टेंट लाए वो क्या है, R है, बस और कोई फर्क नहीं है।
ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन जो आएगी उसमें जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन बनेगी पी वी इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या बनेगी भाई, पी वी इज इक्वल्स टू। अब हमारे तरीका बन गया एक याद करने का, तो यहाँ हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है जी, हम इसको लिखते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अच्छा, अब आप लोगों को शायद ये कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसलिए बात क्लियर कर दूं कि आर एन और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं एन आर टी लिख दूं, आर एन टी लिख दूं, टी आर एन लिख दूं, टी एन आर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम एन आर टी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें एक याद हो गई बात, हमने ना अपने जहन में एक चीज बिठा ली है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है जी, अगर आर एन टी है तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अगर आपके पास टी आर एन है तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई हमारी इक्वेशन क्या है, जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है जी, कोई अल्फाबेटिकल सीक्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है जैसे लिखना रहा वो लिख लो। बट हमारे जो ये प्रूफ किया गया था, तो प्रूफ करते हुए इसको इस तरीके से लिखा गया था एन आर टी, तो इसीलिए आज तक हम इसे एन आर टी लिख रहे हैं। तो आगे पीछे हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब हम उसको आगे प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो आपको भी याद हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। रिपीट करते रहो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, where R is known as general gas constant, where R is general gas constant। हमें इसे और क्या कहते हैं, इसे हम और आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे हम जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। बेटे अल्हम्दुलिल्लाह सबको सही आवाज आ रही थी, शायद आपको नहीं आ रही हो। मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा था उस वक्त, हो सकता है आपको आ रही हो, मगर अब मैं थोड़ा तेजी बोल रहा हूँ तो शायद आपको अब सही आवाज आ रही है। जी सर, अब सही आवाज आ रही है। कर लिया करें यार। तो भाई मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप आहिस्ते आहिस्ते कॉपी भी कर लें। आपने ये कॉपी कर ली है तो यहाँ से कॉपी करना शुरू करें आप।
सर इसकी आप है ना पिक्चर खींचने, ताकि जिसके जो एब्सेंट है उसको हम सेंड कर सकें पिक्चर। बेटे मैं सब भेजूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं पूरी फाइल भेजूंगा इसकी। सर आर्ट जनरल कैसे? सर ऊपर वाला नहीं लिखा है सर। नहीं बेटे, आर जो है ना, ये आर बनाया ही इसके लिए है हमारा, ये बनाया ही इस कांस्टेंट के लिए है ना। हर एक कांस्टेंट अलग होता है। अभी हम आगे जाएंगे ना, एक कांस्टेंट और आएगा, उस कांस्टेंट को ना हम कहते हैं आर एच। अब उसमें भी आर था ना, तो इसलिए इसके साथ नीचे एच लगा दिया, ताकि ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। तो जो आर ये वाला कांस्टेंट है ना, ये आर सिर्फ गैस कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अभी इक्वेशन मुकम्मल नहीं हुई, अभी हमने इसको भी आगे और करना है। ये तो हो गई हमारी जनरल गैस इक्वेशन ना। भाई अगर किसी की कोई चीज मिस भी हो जाती है ना, तो वो परेशान तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये जिस तरह मैं अभी इस पे लिख रहा हूँ ना, ये फाइल मैं एज इट इज ग्रुप पे सेंड करूंगा, मगर ये सेंड मैं इस तरीके से करूंगा कि हमारे जब 3 दिन मुकम्मल हो जाए तो मैं कर दूंगा सेंड। उसकी वजह ये कि एक ही फाइल मिलेगी 3 दिन की हमारी। जैसे हमारी क्लास 3 दिन होती है, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। हफ्ते को हमारी आखिरी क्लास क्लास खत्म होते ही आपके पास ये फाइल आ जाएगी। जैसे ही फाइल ये आपके पास आएगी, आप क्या करोगे, अपने पास अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो आप अपने पास लिख भी लोगे, और अगर नहीं भी मिस हुई तो आपके पास डबल डबल नोट्स होते हैं। यानी आप जो लिख रहे हो वो तो है ही, ऊपर से ये भी है। ठीक है भाई। सेकंड चीज, अगर आपकी क्लास मिस हो गई, किसी को आवाज का मसला हो रहा है, लाइट चाहिए, कोई इशू है, तो मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डेड ही मैं जो है वो हमारे जो मद्रास कैंपस के एडमिन वाले हैं उन्हें दूंगा। ठीक है जी, वो फिर अपलोड कर देंगे, आप वहां जाके दोबारा देख सकते हो, टेंशन ही खत्म हो गई। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप क्लास नहीं ले रहे या कुछ और। सर आपकी आवाज कट रही है सर, हाँ जी, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है मेरी? मेरी आवाज कट रही होगी आपके नेट स्लो होने की वजह से। मेरा नेट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वीआईपी चल रहा है। मैं ये बात कह रहा था भाई कि आप दोबारा से जो है ना, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फाइल भी आपके पास होगी, आपके पास ये भी मौजूद होगा, तो आप हर काम आराम से कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन बहुत अच्छा काम है भाई, फिजिकल से। आगे आ जाए भाई, लिख लिया होगा यकीनन। सर ऊपर वाला थोड़ा बाकी है सर, ये जनरल गैस इक्वेशन का थोड़ा सा वो डेफिनेशन बाकी है। जनरल गैस इक्वेशन का क्या करूँ सैफ? सर थोड़ा बाकी है सर, डेफिनेशन थोड़ा नहीं लिखा सर, थोड़ा सा बाकी बस। लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ बात। सर हो गया। हो गया भाई, चले भाई आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं कि हम आगे अगर मजीद इसको ड्राइव करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई। अब जैसे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है ना, यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इक्वेशन ड्राइव कैसे होगी। दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। मुझे यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये एन और टी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ऐसा ही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू आर। ऐसा ही है भाई, पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू आर। या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि आर इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन टी। एक ही बात है, मैंने आगे पीछे कर दिया, इक्वल टू की चीजें घुमा दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अब जो काम की बात नहीं है वो मैं मिटा रहा हूँ, ये काम की बात नहीं है हमारी, और ये भी काम की बात नहीं है हमारी, ये सिर्फ समझाने के लिए की थी।
तो हमारे पास R बराबर है किसके, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ ये सब, R बराबर है किसके, PV अपॉन NT। ठीक है भाई। फॉर 1 मोल, 1 मोल की अगर बात करें, 1 मोल का मतलब कि हम यहाँ N क्या ले लें, 1 ले लें, तो R बराबर हो जाएगा किसके, PV ओवर N की वैल्यू हमने रखी 1 और T। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता R इज इक्वल्स टू PV अपॉन T। लिख सकता हूँ भाई? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले, मैं बिल्कुल एक मैथमेटिक्स करता हुआ जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लाया अभी तक। अब हमने एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला बनाना है जो कंबाइंड फॉर्म हो। ठीक है, कौन सी फॉर्म हो, कंबाइंड फॉर्म हो। तो कंबाइंड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ वर्डिंग लिख रहा हूँ कि इफ प्रेशर चेंजेस टू P1, टेम्परेचर टू T1 and volume to V1, देन अगर मैं प्रेशर को P1 ले लूँ, टेम्परेचर को T1 ले लूँ और वॉल्यूम को V1 ले लूँ, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन T1। ऐसा ही है। इसे हम इक्वेशन A का नाम दे देते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं इफ प्रेशर चेंजेस टू P2, टेम्परेचर टू T2 एंड वॉल्यूम टू V2, देन तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, R इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इसे दे देते हैं इक्वेशन B का नाम। तो मुझे एक बात बताएं कि दोनों जगह पे R कॉमन है ना, इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते। ये वही वाली बात हो गई कि अगर A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो ऑटोमेटिकली A बराबर हो गया किसके, C के। ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पर भी यही काम किया कि दोनों जगह R सेम था, तो मैंने कह दिया कि देयरफॉर P1 V1 अपॉन T1 बराबर है किसके, P2 V2 अपॉन T2 के। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, दिस एक्सप्रेशन is known as combined gas law। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। अब आप यहां से कॉपी करो, उसी के आगे कंटिन्यू करोगे, कॉपी यहां से करोगे। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, आप लोगों का टाइम हो गया। मैं एक काम करता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप लोग वहां पर कॉपी करना। ठीक है, अब इसी के आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी के आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यानी कल हमारी जो क्लास होगी, आप लोग बस अपने टाइम पर मौजूद होइएगा और माइक वाले मामले को ज़रा ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह जो है वो हमारा हो जाएगा। मैं फिर भी इसके एक स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पर, ताकि अगर किसी का रह गया हो तो वो कॉपी कर लें, और अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे ग्रुप पर या पर्सनली व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दें, मैं उसे वहाँ पर भी समझा दूँ। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे ये एंड कर रहा हूँ।
ताकि आप जो है वो बाहर निकल जाएं। और सेकेंड ईयर की क्लास शुरू होगी, तो अभी सेकेंड ईयर के कुछ बच्चे यहाँ आ गए, तो उनको जो है वो वहाँ वापस आना पड़ेगा। बेटे मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वो सेकेंड ईयर के भी कुछ आ गए हो, हमजला, खलील और निशा आयत शायद सेकेंड ईयर की। बेटे आप लोग जो आ गए हो, तो मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। अनीबा बेटे वापस ज्वाइन कर लीजिएगा।